नमस्कार, बड़ी खबर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। कर्नाटका का हमारा जो दौरा है वो अभी जारी है। कर्नाटका में किसकी बनेगी सरकार, इसको समझने के लिए लोगों से बात करते हुए और यहाँ पर किस तरीके से एक पूरा चुनावी नैरेटिव बन रहा है उसको लेकर आपके सामने रोज कर्नाटक से आ रहे हैं। इस वक्त में चमचमाती मेरे पीछे आप रोशनी देख रहे हैं। ये बड़ी बेंगलुरु की बड़ी फेमस एक सड़क है जिसे कहते हैं ब्रिगेड रोड, जहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत फेमस स्पॉट है जहाँ पर जनता अक्सर आती है। लेकिन जनता जहां आती है उससे अलग नेताओं की जो रैलीज हैं वो ताबड़तोड़ चल रही हैं। और किस मुद्दे पर, क्या जनता के मुद्दे पर बात हो रही है, ऐसा कम से कम पिछले 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस ने ऐसा लगा कि अपने मैनिफेस्टो रिलीज करके और उसमें पीएफआई और बजरंग दल की बात करके बीजेपी को एक बिल्कुल फुल टॉस दे दी, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उतरकर बैटिंग करने लगे, छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अपनी हर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बजरंग बली का नाम लेके कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भगवान हनुमान का अपमान किया है। कांग्रेस वहीं पलटवार करते हैं, कह रही है कि बजरंग दल को हनुमान जी के साथ मिलाना ये तो हनुमान का ही आरोप जो को किसी तरीके से जो बजरंग बली का को नीचा दिखाने की उनके ऊपर जिस तरीके की बीजेपी कंपैरिजन कर रही है उससे भगवान हनुमान को ही अपमानित किया जा रहा है। तो इसी पर पूरी जो कैंपेन है वो अब केंद्रित हो गई। सबसे पहले आपको इसी पर जरा क्या बातें चल रही हैं वो सुनवाते हैं। नरेंद्र मोदी ಅವರಿಗೆ वंदे बजरंग बली की। I don't want to reply Agreed, that. you're the president, sir, but why No, did no, I don't want to reply that. ನಾವು ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತರು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತವರು ನಾವು ಶಾಂತಿ ತೋಟ ಕದಲಬಾರದು, ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಗಾಬರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬಜರಂಗ್ ದಳ್ಗೂ ಹನುಮಂತಂಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಹನುಮಂತನೇ ಬೇರೆ, ಬಜರಂಗ್ ದಳನೇ ಬೇರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಫಿಟ್. ಏನು ಆಂಜನೇಯನ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಬಜರಂಗ್ ದಳ ಅಂತ ಆಚೆ ಅವರು. We are very clear in the manifesto saying that any fringe elements will be banned. Any fringe elements. It doesn't matter whom it is backed by. इस पर कुछ और बात करेंगे क्योंकि आज पूरे दिन कैंपेन पर जो नेता थे उनसे मैंने बात की और इसको समझने की कोशिश करी कि यही मुद्दे को लेकर अब पूरा चुनाव लड़ा जाएगा और क्या पिच बदल गई है, क्या कांग्रेस अब जो बीजेपी पहले नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस उसमें गलती करती। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई। प्रियांक खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, कर्नाटका में एमएलए हैं, उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन का ने एक नोटिस जारी करके जवाब मांगा है उनसे। कल शाम 5 बजे तक उनसे कहा गया है कि जो बीजेपी ने शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नालायक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उस पर उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया है, उनकी सफाई मांगी गई है। कल शाम 5 बजे तक ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लगातार कांग्रेस और बीजेपी इलेक्शन कमीशन के पास अलग अलग शिकायतें लेके जा रहे हैं, लेकिन ये पहली ऐसी शिकायत होगी जिस पे इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करता दिखाई पड़ रहा है या कम से कम उस पर कुछ आगे होता दिखाई पड़ रहा है। मेरे सहयोगी अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, कल हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने अब तक बड़ी सारी कांग्रेस बीजेपी ने जो शिकायतें की हैं उस पर कुछ करा नहीं है। आज कम से कम एक पर एक्शन होता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो भी जो बीजेपी की शिकायत थी प्रियांक खड़गे के खिलाफ। बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले ही चुनाव आयोग की ओर से नोटिस दिया गया है प्रियंका खड़गे जो कि इस वक्त जो है चित्तापुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ आपको याद होगा कि कल ही बीजेपी की ओर से शिकायत की गई थी। पीयूष गोयल, अनिल बलूनी और ओम पाठक ने उनके खिलाफ शिकायत की थी, जिसमें ये कहा था कि 30 अप्रैल को कलबुर्गी में उन्होंने एक जो बयान दिया था उसमें पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और इसीलिए चुनाव आयोग ने इस नोटिस में कहा है कि प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टि से चुनाव आयोग को ये लगता है कि उन्होंने जो आदर्श आचार संहिता है उसका उल्लंघन किया है और इसीलिए कल शाम 5 बजे तक प्रियंक खड़गे से जवाब मांगा गया है। इसमें यह कहा गया है कि अगर प्रियंक खड़गे की ओर से कोई जवाब नहीं आता है इस तय समय सीमा के भीतर तो ये मान लिया जाएगा कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है और इसके बाद इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से इस मामले में उचित कार्रवाई करेगा और इसके बाद उनको कोई भी नोटिस आगे जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि कल ही जो है आपको बता दूं अंकित की कल ही चुनाव आयोग की ओर से एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी सभी नेताओं को कि वो चुनाव में प्रचार के दौरान संयमित भाषा का प्रयोग करें और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न करें। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस मामले में इस तरह की शिकायतों के बाद पहली बार कोई कार्रवाई चुनाव आयोग की ओर से की गई है। आज बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज मैं एक कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जिसमें रणजीत सिंह सुरजेवाला खुद ये बात कह रहे थे हमें चुनाव आयोग से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, वो सिर्फ एक तरफ की बात सुनते हैं। कांग्रेस के आरोप ये जो हैं, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर इस तरीके का नोटिस जारी हो गया है बीजेपी की शिकायत पे, ये अब और बढ़ने वाले हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और मैं जैसा आपको बता रहा था कि पूरी जो अब लड़ाई लग रही है, जो पहले जनता के मुद्दों की बात हो रही थी, करप्शन की बात हो रही थी, वो अब कहीं ना कहीं एक धार्मिक मोड़ लेती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात से अब शुरू करते हैं कि बजरंगबली का कैसे अपमान किया गया। उस पर मैंने भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के अध्यक्ष के अन्नामलाई जो यहाँ पर कैंपेन कर रहे थे, साथ ही साथ वो कर्नाटका के इलेक्शन को इंचार्ज भी हैं, उनसे बात की और समझने की कोशिश की कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उनके खिलाफ एक्शन होता है तो उसमें गलत क्या है। Spoke about PFI and they spoke about Bajrang Dal. What is wrong with that? Sir, you have to understand, sir. First, I have a feeling that Congress doesn't understand what PFI is all about. Unless Congress don't gets that clarity, Congress don't gets that clarity, there is no point drawing a comparison, sir. PFI is an out and out a terror organization, out and out a criminal syndicate, out and out which had killer squads, which was operating in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka majorly. And more importantly, PFI is an organization which had UAPA case against them, investigated by NIA, had explosive cases against them, which are cases that will clearly prove it is a terror organization. Bajrang Dala. If you look at Bajrang Dala in Tamil Nadu, it is far different from Bajrang Dala in Karnataka. Tell me one thing, sir. In your tweet, you said that PFI is an organization which goes out and kills people from the other faith. The same logic could be applied to Bajrang Dal. There are cases, and if I talk about Karnataka itself, cases which were registered under the Yedurappa government, isn't that killing people against the other faith? If somebody is equating a law and order case, a public disruption, public law and order, somebody taking a cow, somebody going and stopping it, a galata happens, some law and order issue happens, to an organized criminal syndicate like PFI, which has got killer squads, Hawala transaction, money comes from outside. The same modus operandi followed in all the states. The targets gets picked up months before. A gang comes, scrutinies, then the attack happens. So any organization like BJP, political organization, if you can take any political organization, including my party, yes, including me, I have law and order cases against me. Yeah. That doesn't mean you can equate me to a terror. Sir, but you don't have cases of murder against you, of vandalizing church against you, of stopping religious, of disrupting religious harmony against you. So, that is what I mentioned. The question then is that if there are such cases against the Bajrang Dal, then shouldn't action, or even if the government wants to ban it, shouldn't all those things take place? No, sir. I mean, Bajrang Dal activists were named in the Malegaon cases as well. Now you have to clearly understand, if you pick up one guy in Bajrang Dala, one particular person, you want to equate that particular person to a case, you want to paint the whole Bajrang Dala as a terror organization, it is unfair. I'll give you a logic. Okay. When Siddaramaiah came to power in 2013, he withdrew cases against 1,000 odd PFI people. पर क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की पिच पर आ गई है? नैरेटिव पहले कांग्रेस सेट कर रही थी, क्या अब बिल्कुल अंत में जाके नैरेटिव बीजेपी के हाथ में आ गया? इसके जवाब में पवन खेरा ने क्या कहा, ये भी सुनिए। चुनाव के बिल्कुल कैंपेन के अंत में कांग्रेस उस ट्रैप में फंस गई जिसका उनको शायद डर था, जिससे वो अब तक दूरी बनाए हो रहे थे, क्योंकि पवन खेरा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली बजरंगबली का नाम लेके शुरू कर रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया है बजरंगबली का। भगवान को तो याद करना ही चाहिए, और मोदी जी को तो खास तौर पे करना चाहिए। भगवान को याद बार बार करते रहना चाहिए। अपमान बजरंगबली का उन्होंने किया, जिन्होंने बजरंग दल की तुलना हमारे इष्ट देव से की। मेरे इष्ट देव हैं, इसलिए मुझे तो बड़ा अपमानित महसूस हो रहा है। और इस पूरे विश्व में करोड़ों भक्त हैं बजरंगबली के, वो सब अपमानित महसूस कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री संवेदनशील व्यक्ति हैं, संजीदा व्यक्ति हैं, अगले 24 घंटे में वो इस विश्व के करोड़ों हनुमान भक्तों से माफी मांगेंगे। कोई बुराई नहीं होती, बड़ा आदमी माफी मांगता है तो वो बड़ा और बड़ा हो जाता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की पूरी कैंपेन और पूरी आपकी कोशिश थी कि या इसको रखा जाए, लोकल रखा जाए, कर्नाटक के मुद्दों पर रखा जाए। आपको लगता है बिल्कुल अंत में जाके अब ये बजरंगबली पर आ गई है? हमारे मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हैं, हमारी 5 गारंटीज बिल्कुल स्पष्ट हैं। 40% सरकारा से कैसे इस राज्य को निजात दिलानी है, ये हम स्पष्ट हैं। मोदी जी हमारे नैरेटिव पे और हमारी पिच पर आकर खेल रहे हैं आजकल। आपके सपोर्टर्स भी पवन जी लेकिन कह रहे हैं कि जरूरत क्या थी इसको मेंशन करने की? पीएफआई और बजरंग दल में इक्वेट करेंगे आप तो इससे कंट्रोवर्सी तो होगी। लिखा मैनिफेस्टो में कि कोई भी व्यक्ति या संस्था अगर इस देश के संविधान और कानून को तोड़ेगी या तोड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर ये नहीं तोड़ते हैं तो ये परेशान क्यों हैं?
क्यों इतनी उछल कूद मचा रहे हैं? अगर आप कहते हो कि आप कानून का पालन करते हो तो आपको तो घबराना ही नहीं चाहिए। हमने तो यही लिखा कि अगर कोई तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई होगी। इसमें क्या गलत तीन है? राज्यों में आपकी सरकार है, वहां पर भी बजरंग दल के लोगों के अगर वहां खिलाफ तोड़ेंगे- केसेस हैं, तो वहां पर अभी आपने एक्शन क्यों नहीं अगर लिया? वहां इस तरह का एक्शन की आवश्यकता होगी तो आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो आवश्यकता की बात होती है। यहां भी जब आवश्यकता पड़ेगी तभी किया जाएगा, स्पष्ट तौर पे कहा है। इसमें आपत्ति तो उन्हीं को होनी चाहिए जिनको कुछ छिपाने का हो। अब हिमंत बिस्वा शर्मा यहां पर थे, कह रहे थे देखिए वो यूएपीए एनएसए लगा है उन पर, उनसे तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की। नहीं, वो उनको पीएफआई के प्रेजेंटेटिव बन के कह रहे हैं कांग्रेस बात से आसाम नहीं संभलना, उनको यहाँ ज्यादा रुचि है तो उनको कहिए, चले पहले ये बताएं कि पीएफआई पे पाबंदी लगाने में इतने साल क्यों लग गए मोदी जी को? खेलना था क्या कि हथियार बनाना है उसको चुनाव जीतने के लिए और राजनीति करने के लिए? आपको पाबंदी उसी वक्त लगा देनी चाहिए थी, क्यों नहीं लगाई आपने? आपको लग रहा है कि चुनाव ये अंत में पोलराइज होता जा रहा है, मुश्किल होगी कांग्रेस को? चुनाव पोलराइज हो रहा है, मैं बताता हूं कैसे पोलराइज हो रहा है। अमीर और गरीब के बीच में पोलराइज हो रहा है। जिस तरह से ये चाहते हैं वैसे नहीं हो पा रहा, इसीलिए बड़े परेशान है ये। चुनाव 40% कमीशन लेने वाले और ईमानदार सरकार का वादा देने वालों के बीच में पोलराइज हो रहा है। मोदी जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और उसके बाद बेंगलुरु में उनका एक 38 किलोमीटर का बताया जा रहा है कि पूरा एक रोड शो भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असर पड़ेगा पूरे चुनाव पे? 40 किलोमीटर का था, फिर किसी ने उनको बताया कि साहब 40 बड़ा खतरनाक फिगर है, तो उन्होंने 38 कर दिया। हम तो उनको कहते हैं आप 40 किलोमीटर का रोड शो करिए, 40 रोड शो करिए, 40 सभाएं करिए, 40 आप बड़ा फबता है बीजेपी पर, और 40% कमीशन लेना 13 तारीख के बाद वैसे ही बंद होने वाला है, क्योंकि 40 से ज़्यादा सीटें नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया पवन खेरा जी हमसे बात करने के लिए। ये जो पूरी आवाज़ है, इस तरह की जो बातें हैं, भगवान को भी लेके उतार के नीचे चुनाव जीतने की, ये जब तक 10 तारीख आएगी तब तक ये सब बातें चलती रहेंगी। 8 तक तो कम से कम चलेंगे ही चलेंगी, और हम आपके लिए लेके भी आते रहेंगे, जनता के मुद्दे भी लेके आते रहेंगे। लेकिन पूरा चुनाव ये जो होता है, लड़ा कैसे जाता है, क्योंकि ये सिर्फ जो दिखता है उसके पीछे बड़ा सारा खेल होता है। तो आज बीजेपी के वॉर रूम हम पहुंचे ये समझने के लिए कि ये बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी चलती कैसी है। ब्रेक के बाद आपको वही दिखाएंगे। चुनाव में जिस तरीके की तैयारियां पॉलिटिकल पार्टी करती हैं, और ख़ासतौर से जैसे बीजेपी की बात होती है कि एक बहुत बड़ी इलेक्शन मशीनरी काम करती है, कैसे वो इलेक्शन मशीनरी काम करती है और किस तरीके से पूरा इलेक्शन मैनेज किया जाता है, जो आपको दिखता है सामने, उसके पीछे किस तरीके का काम होता है, कैसे मॉनिटरिंग होती है, रिस्पॉन्स कैसे तैयार किया जाता है, उसी को दिखाने के लिए आज हम पहुंचे हैं बीजेपी के वॉर रूम में, जो यहाँ पर बेंगलुरु में। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये खास तौर से कर्नाटका के चुनाव की मॉनिटरिंग के लिए, रिस्पॉन्स अगर कुछ ठीक चल रहा है, ख़राब चल रहा है, उसे कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए बनाया गया है। आपको अंदर लेके चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये बड़ी इलेक्शन मशीनरीज काम करती हैं, कैसे कई सारे लोग जो कभी टीवी पे नहीं दिखते, वो पीछे बैठकर इस पूरी कैंपेन को चलाते हैं। आइए। चुनाव में आजकल ये हमेशा ही दिखता है कि नैरेटिव सेट करना, अपनी बात को आगे रखना, ऊपर रखना, और पार्टियां क्या कह रही हैं इसको मॉनिटर करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है पूरे चुनाव की प्रक्रिया का, कैंपेन का। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर है, इसको कहते हैं मीडिया मॉनिटरिंग रूम। ये इनका यहाँ का वॉर रूम है, और हम ये कोशिश करते हैं यहाँ पर आके देखने की कि किस तरीके से यहाँ पर मॉनिटरिंग क्या होती है और काम कैसे होता है। आपको यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई पड़ेंगे, टीवी बहुत सारे दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर लोकल चैनल्स, नेशनल चैनल्स, उनको पूरे तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। इधर हम पूरा मीडिया का वॉच कर रहे हैं, पूरा लोकल चैनल्स है, नेशनल चैनल्स है। नेशनल चैनल को बदलता रहेगा, बदल के हम देखेंगे, क्योंकि फैसिलिटीज़ थोड़ा कितना है, लिमिटेड है। कुछ नेगेटिव आपके पार्टी के इसलिए चल रहा होता है, तो उसे कैसे काउंटर करते हैं आप लोग? मतलब क्या फ़ोन करके बोलते हैं कि ये खबर गिरा दीजिए, क्या करते हैं आप लोग? See, actually, we don't micromanage this media houses. What we do is we talk to the people and ask them to start hearing about the achievements of the governments that has been done for the last 3 years. ऑथेंटिसिटी होना चाहिए। देखिए, मीडिया तो उनका बहुत बड़ा रोल रहता है,
उनको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, देखिए कौन सा हमारा विरुद्ध का कुछ आया तो भी वो ऑथेंटिसिटी होना चाहिए। मीडिया मॉनिटरिंग के साथ साथ और भी किस तरीके से यहाँ पर पूरा भारतीय जनता पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, क्योंकि जिस इलेक्शन मशीनरी की आप बीजेपी की बात सुनते हैं कि जो ज़बरदस्त इलेक्शन मशीनरी, उसके कई पुर्जे यहाँ पर भी काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इनका रिसर्च रूम है, लॉजिस्टिक्स रूम है, पूरा एक रिसर्च रूम है जो आपको ये बताता है कि किस तरीके से इस रूम के अंदर बैठ के तय होता है कि क्या कैसे रिस्पॉन्ड करना है, लॉजिस्टिक्स क्या होंगे, कौन कहाँ जाएगा। मैं एक बार और चलता हूँ, यहाँ पर करुणाकर साहब हैं। ये करुणाकर साहब जो हैं ये यहाँ के पूरे इंचार्ज हैं। ये जो पूरा सिस्टम आपका बना हुआ है ये खास तौर से कर्नाटक चुनाव के लिए बनाया गया? डेफिनेटली सर, इसको चुनाव के लिए बनाए हैं, यहाँ के मीडिया के लिए स्मूथ वर्किंग करने के लिए, स्मूथ मीडिया पीपल जर्नलिस्ट आने के लिए ये भी जगह बनाए हैं। चुनाव में क्या होता है, बहुत डिपार्टमेंट काम करना पड़ता है। एक की लीगल डिपार्टमेंट वो दूसरे जगह में है, और टूर डिपार्टमेंट है, सभी लीडर्स का टूर लगाना, वो बहुत बड़ा काम रहता है। बहुत बड़ी मशीनरी जिस तरीके से काम करती है पूरी कैंपेन के पीछे, जो आप टीवी पर अक्सर देखते हैं, उसके हिस्से किस तरीके से काम करते हैं वही दिखाने की यहाँ पर कोशिश थी। तो ये पूरा तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, जिस इलेक्शन मशीनरी की बात की जाती है, और इसी इलेक्शन मशीनरी को चलाने के लिए ये जो अलग अलग यूनिट्स हैं, पुर्जे हैं, वो कैसे काम करते हैं वो कम से कम आपको यहाँ पर आके पता चलता है।